नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करें और आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसद सत्र में विपक्ष के हंगामा करने पर बड़ा बयान दिया है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी के आईटी सेल की कार्यशाला के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा, विपक्ष के पास कभी कोई मुद्दा ही नहीं होता है। संसद के हर सत्र में बिना किसी तथ्य के हंगामा करना इनकी आदत सी हो गई है। तो वहीं उन्होंने कहा, हर चुनाव को प्रभावित करना इनकी चाल है। हर संसद सत्र में तथ्यहीन नया मुद्दा लाकर हंगामा करने लगते हैं। आदरणीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हम लोग देखते हैं अनावश्यक मुद्दों को मुद्दा बनाया जाता है और ये मुद्दों की तिथि और उनका कौन सा ऐसा अवसर होता है जब भारत सरकार अपनी किसी एक बड़ी उपलब्धि या किसी बड़ी घोषणा के साथ सामने आ रही हो। देश जब किसी एक बड़ी घटना का गवाह बनने वाला हो, तब देश के अंदर वातावरण उस रूप में खराब करने का प्रयास होता है और उसका माध्यम बनता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से फिर अन्य स्थानों पर उसे प्रेषित किया जाता है, फिर वह उसका एक मुद्दा बन जाता है, मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की दिशा से। ये सब कार्यक्रम इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के आईटी और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला का आयोजन आज लखनऊ में किया गया था। इसके लिए प्रदेश भर के आईटी और सोशल मीडिया टीम को बुलाया गया था। चुनावी तैयारियों के तहत बीजेपी अपने हर विंग को ट्रेनिंग देकर सशक्त करने की कवायद में जुटी हुई है। विपक्ष को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी है। तो वहीं बता दें आपको कि कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, सुनील बंसल सहित कई आला दिग्गज नेता मौजूद रहे। बीजेपी विधानसभा चुनावों को लेकर सोशल मीडिया टीम की रणनीति तय करती नजर आई। इस दौरान इस कार्यशाला का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ। इस दौरान आईटी और सोशल मीडिया के राष्ट्रीय प्रमुख अमित मालवीय भी कार्यशाला में मौजूद रहे हैं। सबसे तरह से चुनौतीपूर्ण ढंग से इस बार के भी चुनाव को लड़ना है और सपा, बसपा, कांग्रेस और जो तमाम दल हैं जिनका नाम लेने की मैं आवश्यकता नहीं महसूस करता, ये सारे एकजुट होकर के लड़ेंगे। तब भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के आशीर्वाद के बल पर 2022 में 2017 से अधिक सीटें जीतने का काम करेगा। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी है। 15 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ को हम लखनऊ के विधान भवन पर तिरंगा नहीं फहराने देंगे। मीडिया कर्मियों को सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए धमकी का ऑडियो भेजा गया, जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 15 अगस्त को लखनऊ के विधान भवन पर झंडा नहीं फहराने दिया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ पत्रकारों को आई 59 सेकेंड की रिकॉर्डिंग में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि भाजपा, आरएसएस और पीएम मोदी किसानों के विरोध में हैं और सीएम योगी उनका साथ दे रहे हैं। इसलिए इस मैसेज के जरिए हम उनको चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार का साथ देना छोड़ दें। तो यूपी एटीएस ने कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर म्यांमार और बांग्लादेश से महिलाओं और बच्चों को अवैध रूप से भारत लाकर बेचने वाले गिरोह के एक और सदस्य को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से एटीएस टीम ने मोबाइल और यूएनसीआर कार्ड सहित कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए। आपको बता दें कि गिरफ्तार युवक का नाम मोहम्मद इस्माइल बताया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त इस्माइल को हैदराबाद न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड लेकर लखनऊ लाया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की जा रही संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में कराई जा रही है। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1476 केंद्र बनाए गए। परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्रों पर प्रवेश के दौरान शारीरिक दूरी का मानक का भी गंभीरता से पालन कराया गया। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया। एलयू प्रशासन की ओर से इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का प्रयोग किए जाने का दावा किया गया है। सुबह 9 बजे से 12 बजे और दोपहर को 2 बजे से शाम को 5 बजे तक ये परीक्षाएं चली हैं।
तो इस सूबे के 4 अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फतेहपुर, लखनऊ, गोरखपुर और आगरा की ये तस्वीर, जिसमें आप देख पाएंगे कि हर जगह पर बीएड की परीक्षा आयोजित की गई, जहां पर तमाम कोविड के मानकों का खास ख्याल रखा गया। एक बार फिर से देश को कोरोना का खतरा डराने लगा है। सबसे ज्यादा खराब हाल केरल और महाराष्ट्र के। केरल में अभी भी रोजाना लगभग 6,500 नए केस सामने आ रहे हैं और इससे यूपी के लिए भी खतरा बढ़ गया है, क्योंकि रोजाना मुंबई से करीबन 2000 से ज्यादा यात्री सफर कर रहे हैं, यूपी पहुंच रहे हैं। बीते दिन भी मुंबई से लखनऊ एक ट्रेन आई और अपने साथ खतरा लेकर आई, वो खतरा जो तीसरी लहर की सशंका को और सशक्त करता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। जब लोग मनमर्जी करने पर उतारू हो जाएं, तो हालात क्यों नहीं बिगड़ेंगे। जब लोग नियमों की परवाह भूल जाएं, तो हालात क्यों नहीं बिगड़ेंगे। जब लोग अपनी ही जान की परवाह ना करें, तो हालात क्यों नहीं बिगड़ेंगे। ऐसी ही लापरवाही की एक्सप्रेस यूपी पहुंची। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से चलकर राजधानी लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर पहुंची एसी एक्सप्रेस में करीबन 11 यात्री कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। बीते दिन मुंबई से चलकर आई एक्सप्रेस से 200 से ज्यादा यात्री लखनऊ उतरे। इनमें से ज्यादातर यात्री तो स्टेशन के अंदर से ही जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर चले गए, जबकि 100 से ज्यादा यात्री बिना जांच कराए ही स्टेशन के बाहर निकल गए। मौके पर केवल मौजूद थे 70 यात्री, जिनकी एंटीजन जांच हुई, जिनमें से 11 लोग संक्रमित पाए गए। इन यात्रियों का नाम, पता नोट कर लिया गया है। साथ ही क्वारंटीन होने के आदेश देकर इन्हें घर भेज दिया गया। अब इनकी आरटी-पीसीआर जांच कराई जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। यहां बीते दिन 6,695 नए मामले सामने आए। नए केसों के सामने आने का क्रम लगातार जारी है, जिसकी वजह से मुंबई अभी भी पूरी तरीके से कर्फ्यू से छूट नहीं पाई है। और सूबे की बात करें तो मुंबई से रोजाना लगभग 2000 लोग अलग अलग ट्रेनों के जरिए लखनऊ पहुंच रहे हैं। इनमें से ज्यादातर बिना जांच कराए ही प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाते हैं। इससे शहर में संक्रमण का खतरा और भी बढ़ गया है। और दूसरी तरफ मुसीबत बने हैं वो लोग जो दूसरी कोरोना की लहर पर विजय हासिल करने के बाद अपने आप को अजर अमर समझ बैठे हैं। न ये मास्क लगाते हैं, न कोरोना के नियमों का पालन करते हैं। हरकतें कुछ ऐसी हैं जैसे कोरोना कौन सी चीज है भाई, हमें कभी कोरोना हो ही नहीं सकता। बढ़ रहा है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों से अपील कर रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, मगर लोग हैं कि अनावश्यक घरों से बाहर निकल रहे हैं। आज राजधानी लखनऊ मुंबई से लोकमान्य तिलक जो ट्रेन पहुंची थी, उसमें 200 यात्रियों में से 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिस तरह से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसे में ये एक चिंता का विषय है। लोग अगर ऐसे ही लापरवाही करते रहे तो इसका खामियाजा आगे भुगतना पड़ेगा। लखनऊ से जनता टीवी के लिए अविनाश। वहीं पुलिस की हीरा हवाली को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर दिया। आपको बता दें कि भदोखर पुलिस मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए गए। ग्रामीणों ने हत्यारे युवक को भदोखर पुलिस की ओर से बचाए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई जा रही है, तो वहीं एक साथ इतनी भीड़ देखकर आला अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल गए। किसी तरह कार्रवाई का आश्वासन देकर ग्रामीणों को शांत कराया गया। तो वहीं युवक ने, आपको बता दें कि तड़पड़ाते हुए का ये जो वीडियो है वो भी वायरल हो रहा है, जो पुलिस के सबूतों के लिए काफी माना जा रहा है। आम जनमानस के लिए जनता दरबार लगा के उनकी समस्याओं को लगातार सुन रही है। वहीं अपने मातहतों को भी लगातार दिशा निर्देशित कर रखा गया है कि जनता लोगों की समस्याओं को लगातार डायरेक्ट संवाद करे और उनकी समस्याओं का निराकरण करे। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। सादा मामला रायबरेली का है, जहां भदोखर थाना क्षेत्र में एक हत्या का मामला था, जिसको लेकर परिजनों सहित ग्रामीणों ने यहाँ पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया, जबकि अपर पुलिस अधीक्षक ने कोरोना का हवाला देते हुए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी।
जब जनता टीवी के संवाददाता ने उनसे बात करनी चाहिए, इस बात सवाल पूछा तो उन्होंने कैमरा बंद करने की भी बात कही। देखना है ऐसे बड़बोले अधिकारियों के खिलाफ प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या फिर ऐसे ही इस तरह की घटना है तो डेली प्रकाश में आती रहेंगी। कैमरामैन अरशद अली के साथ आफ्ताब खान, जनता टीवी, रायबरेली। योगी सरकार ने नशे को रोकने के लिहाज से एक नियम को लागू कर दिया है। आपको बता दें कि यूपी के कई जिलों में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और तंबाकू बेचने के लिए अब लाइसेंस लेना पड़ेगा। लखनऊ नगर निगम में ये व्यवस्था पहले से ही लागू थी, तो वहीं अब अलीगढ़, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, आगरा, कानपुर, गोरखपुर सहित तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर इन नियमों को लागू कर दिया गया है। अब बिना लाइसेंस के ना गुटखा बिकेगा ना ही बीड़ी। आज राकेश टिकैत लखनऊ में थे। लखनऊ जाते वक्त किसान नेता राकेश टिकैत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कन्नौज के तालग्राम कट पर कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि देश को मजबूत बनाना चाहती है सरकार, हमें किसी को झुकाना नहीं है, मसला बात से हल हो सकता है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार नहीं थी, सरकार है, सरकार नहीं रहेगी। शिरोज कैफे में भी राकेश टिकैत के साथ समाजवादी छात्र सभा का कार्यक्रम करने वाले थे, जहां समाजवादी छात्र सभा और पुलिस के बीच में कहासुनी भी पेश आई, क्योंकि पुलिस ने धारा 144 लागू कर रखी थी और इसका हवाला देते हुए कार्यक्रम बंद करने की मांग की गई। पुरुषों की इस मानसिकता पर कि महिलाएं भोग विलास की वस्तु हैं, रोक लगनी चाहिए। शादी का प्रलोभन देकर बनाए गए यौन संबंध को दुष्कर्म घोषित किया जाए। शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ये टिप्पणी किस मामले में की है और क्या क्या कहा है, आपको जानना चाहिए, देखिए। कानपुर के हर्षवर्धन यादव की आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि शादी का प्रलोभन देकर बनाए गए यौन संबंध को दुष्कर्म घोषित किया जाए। कोर्ट ने इस कुप्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार को स्पष्ट और मजबूत कानून बनाने और उसे सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुरुष की इस वर्चस्ववादी मानसिकता से सख्ती से निपटना चाहिए कि महिलाएं सिर्फ भोग विलास के लिए हैं, ताकि महिलाओं में असुरक्षा की भावना पैदा न हो। साथ ही साथ लैंगिक असमानता को दूर किया जा सके। आरोपित पक्ष के अधिवक्ता की इस दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया कि अभियुक्त और पीड़िता एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे, उनके बीच संबंध आपसी सहमति से बना था। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि याची को ब्लैकमेल करने के इरादे से पीड़िता ने झूठी शिकायत दर्ज कराई है। मामले में पीड़िता ने कानपुर के कलेक्टरगंज थाने में दुष्कर्म और SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट ने कहा कि आजकल शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाना और बाद में शादी से इनकार कर देना चलन से बन गया है। कारण साफ है कि अपराधी समझता है कि वो कानून का फायदा उठाकर दंड से बच जाएगा। इसलिए अब विधायिका के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो स्पष्ट और विशेष कानूनी ढांचा तैयार करे। जब तक ऐसा कानून नहीं बन जाता, अदालतों को सामाजिक वास्तविकता और मानवीय जीवन की आवश्यकता को देखते हुए प्रताड़ित महिलाओं को संरक्षण देना जारी रखना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी थी कि उन लोगों को लाइसेंस नहीं दिया जा सकता जो मासूम लड़कियों का उत्पीड़न कर उनके साथ यौन संबंध बनाते हैं। झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने की प्रवृत्ति को गलत तथ्यों के आधार पर ली गई सहमति माना जाना चाहिए। इसे दुष्कर्म की श्रेणी का अपराध माना जाए। ऐसे मामलों में अदालतें मूक दर्शक नहीं बन सकती हैं। अब देखना होगा कि सरकारें हाईकोर्ट के निर्देश पर कब और कैसा कदम उठाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं लगातार हो रही भारी बारिश के कारण यूपी के कई जिलों में बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। गंगा नदी इन दिनों उफान पर है। कई कारणों के चलते गंगा और इसके आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और लोग परेशान हैं। इस कारण 10 जिलों में बाढ़ को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया। जलस्तर के बढ़ने के कारण 206 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में कानपुर में गंगा 111.75 मीटर पर बह रही है, जबकि यहां का चेतावनी बिंदु 113 मीटर है और खतरे का निशान 114 मीटर पर है। लगातार नरौरा और हरिद्वार से गंगा की अप स्ट्रीम में पानी भी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में मौसम विशेषज्ञों ने भी अंदेशा जताया है कि शनिवार शाम से कानपुर में फिर से भारी बारिश होने की संभावना है। गंगा उफान पर है, इसकी सहायक नदियां भी उफान पर बह रही हैं।
कई गांव जलमग्न हो गए हैं, लेकिन प्रशासन का ध्यान अभी इस ओर बिल्कुल नहीं गया है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पर गंगा के किनारे बसे गांव हैं जो पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दे रहे हैं, और आपको नाव भी चलती हुई दिखाई दे रही होंगी जिससे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन ये जो सब इंतजाम है ये लोग खुद से कर रहे हैं। प्रशासन ने अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। ना ही गंगा के किनारे कोई बाढ़ चौकी बनाई गई है और ना ही ग्रामीणों के आवास की वैकल्पिक व्यवस्था यहां पर की गई है। ऐसे में अगर जल का स्तर और बढ़ेगा तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर। तो वहीं वाराणसी के हालात तो ऐसे हैं कि शवों के दाह संस्कार के लिए भी जगह नहीं बची है। मणिकर्णिका घाट जलमग्न हो गया है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर के बढ़ने की वजह से 206 ऐसे गांव हैं जहां पर जीवन का संकट उत्पन्न हो गया। गंगा आरती के लिए घाटों में परिवर्तन किया गया है, जगह बची नहीं, छतों पर आरती हो रही है। जो शव दाह का क्रम है वो भी मणिकर्णिका घाट में ऊपरी हिस्से पर किया जा रहा है। वरुणा क्षेत्र के आसपास घरों में पानी दाखिल हो गया है। लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, उन्हें निकाला जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ टीमें गठित की गई हैं जो कि लोगों की मदद कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने आज बहराइच जिला अस्पताल पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इस दौरान मौके पर जिला अधिकारी दिनेश चंद्र भी मौजूद रहे। मंत्री मुकुट बिहारी ने लोकार्पण के बाद कहा कि प्लांट लगना यहां की आवश्यकता थी। ये यहाँ की आवश्यकता है और आवश्यकता को पूरा करना हम लोगों का दायित्व है। ये ऑक्सीजन प्लांट विधायक निधि से लगा है, क्षेत्र विकास निधि से। क्षेत्र विकास निधि वास्तव में जनता के लिए ही है और जनता ने ही हमको दिया है। आशीर्वाद भी उसने दिया है, अवसर भी दिया है। उस अवसर का उपयोग दायित्व के नाते इस रूप में किया गया है। इसके अलावा हमको कैसरगंज के लिए हमने अलग से दूसरी योजना से भंडारागार निगम से 35 लाख लाकर वहाँ भी एक छोटा प्लांट लगवाया है। बड़ा पार्ले का भी वहाँ तैयार हो रहा है। माने वहाँ के लिए भी हमारी जिम्मेदारी थी, यहाँ के लिए भी जिम्मेदारी थी। इसलिए दोनों को पूरा कराने के लिए हमने भगवान से प्रार्थना किया और अपना प्रयास किया। तो वहीं दूसरी तरफ शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने मौलाना यासूब अब्बास ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करी। इस दौरान उन्होंने मुहर्रम के लिए जारी की गई उत्तर प्रदेश पुलिस की गाइडलाइन को लेकर बातचीत करी है, जिसमें उन्होंने रक्षा मंत्री से कई अहम बिंदुओं पर बात करी। आपको बता दें कि यूपी पुलिस की ओर से जारी किए गए सर्कुलर को लेकर शिया धर्मगुरुओं में कहीं न कहीं मतभेद की स्थिति है, उन्हें आपत्ति है भाषा से। तो वहीं यूपी पुलिस का साफ तौर पर कहना कि जारी सर्कुलर में कुछ भी विवादित या फिर ऐसा नहीं जोड़ा गया जिस पर आपत्ति दर्ज की जाए। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख होगा देवभूमि का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा स्थित कार्यालय में हवन पूजन किया। धामी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार विधानसभा स्थित दफ्तर पहुंचे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। उन्होंने कहा कि मुख्य सेवक के तौर पर पहली बार विधानसभा कार्यालय पहुंचा हूं, शहीदों को नमन करता हूं, जनता को आश्वासन देता हूं कि आशा आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करूंगा। आज सावन की महाशिवरात्रि है। राजधानी देहरादून, हरिद्वार के साथ ही उत्तराखंड भर के शिवालयों और मंदिरों में जलाभिषेक का सिलसिला चलता रहा। भक्तों की भीड़ देखने को मिली। महाशिवरात्रि के मौके पर सभी शिवालयों को भव्य तरीके से सजाया गया था। शिवालयों में सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता तौर पर नजर आई। तो वहीं कोविड नियमों के साथ ही देवालयों में जलाभिषेक करने की मंदिर प्रबंधन समितियों ने श्रद्धालुओं से अपील करी थी। हरिद्वार में हर की पैड़ी से लेकर के तीर्थ नगरी के मंदिरों में शुक्रवार तड़के से ही खासी भीड़ देखने को मिली। कहा जाता है कि भोलेनाथ की ससुराल श्री दशाश्वमेध महादेव मंदिर में पूरे श्रावण मास तक अगर भगवान शिव का निवास यहां पर रहता है और उनका बाकायदे स्वागत देवभूमि में किया जाता है। तो श्रावण का महीना है, जल तत्व प्रधान महीना है। भगवान शिव के मस्तक से गंगा का उद्गम है, इसलिए भगवान शिव को गंगा जल सर्वाधिक प्रिय है। इस भगवान शिव की प्रियता के कारण दूर दूर से लोग भगवान शिव के ऊपर गंगा जल लेके आते हैं और भगवान शिव के मस्तक पे जलाभिषेक करते हैं।
क्षत्रिय लोग भी भगवान के ऊपर दुग्ध, दही, शहद, बिल्वपत्र, बूरा, धतूरा, जो भी उनको उनकी श्रद्धा है उसके अनुसार भगवान को मिष्ठान इत्यादि अर्पित करते हैं। तो वहीं उत्तराखंड भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कोरोना के खिलाफ भाजपा के देशव्यापी अभियान की शुरुआत हो गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को कोरोना के खिलाफ कैसे लड़ना है इसका प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय ने दीप जलाकर किया। देश भर में 25,000 इस प्रकार के स्वयंसेवक, इस प्रकार के स्वास्थ्य स्वयंसेवक हम लोग तैयार कर रहे हैं और ये स्वयंसेवक कोरोना की प्रत्येक तरह की चिंता करेंगे, लोगों को जागरूक भी करेंगे, कैसे योग करना चाहिए, प्राणायाम कैसे करना चाहिए, बचाव में क्या करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, वहाँ के डॉक्टर से संपर्क करने की बात है, डॉक्टर के साथ मीटिंग करने की बात है। यानी इस प्रकार का व्रत कार्यक्रम चला। आज उसकी हमारी वर्कशॉप है पूरे दिन की। इस वर्कशॉप में हमारे सह महामंत्री संगठन राष्ट्रीय आदरणीय शिव प्रकाश जी वो आए हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा और पूरे दिन हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो भी यहाँ लगातार हर सत्र में आएंगे। तो वहीं उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर यूकेडी ने भी कमर कस ली है। यूकेडी के मीडिया प्रभारी सुनील ध्यानी ने कहा कि यूकेडी 12 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक प्रदेश के सभी 95 ब्लॉकों में जनता सम्मेलन करने वाली है। साथ ही 12 अगस्त को यूकेडी भू कानून को लेकर कार्यकर्ता जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेगी। आपको ये बता दें कि उत्तराखंड के मानसून सत्र में भी यूकेडी सरकार के खिलाफ विधान भवन का घेराव करने वाली है। हमारे पूर्व विधायक, हमारे दल के सपूत नेता माननीय कासिम नेरी जी, हमारे दल के कमान उनको संगठन के द्वारा सौंपी गई है और उन्होंने कार्यकारिणी को आगे बढ़ाते हुए जो कल एक प्रोग्राम दिया उन्होंने, जिस प्रोग्राम के तहत कि सभी जनपदों के जिला सम्मेलन बुलाते हुए, क्योंकि हमारा क्या होता है जब संगठन का निर्माण होता है, संगठन बनता है तो हम जनपदों से हमारी शुरुआत होती है। तो 30 अगस्त तक हमने जनपदों कि हमने की अधिसूचना कही जाए एक आदेश उनकी तरफ से जारी हो चुका है, जिसमें से कि 15 सितंबर तक हमने 95 ब्लॉकों का गठन करना है और 12 अगस्त को लगभग सभी जनपद मुख्यालयों में जो इस समय वर्तमान हमारी कार्यकारिणियां हैं, निवर्तमान कार्यकारिणी और वर्तमान हमारी जनपदों की कार्यकारिणी है, 12 अगस्त को प्रत्येक जनपद मुख्यालय में भू कानून को लेके तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से अजीत काम्बोज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। अजीत, क्या कुछ अपडेट है आपके पास ग्राउंड जीरो से? बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में चुनावी आगाज सभी दलों ने कर दिया है। भाजपा की अगर बात की जाए तो जन आशीर्वाद यात्रा भाजपा निकालने जा रही है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो परिवर्तन यात्रा के माध्यम से कांग्रेस चुनावी बिगुल फूंक चुकी है। और अब अगर उत्तराखंड क्रांति दल की बात की जाए तो सबसे पुराना क्षेत्रीय दल है और अब इनकी तरफ से भी चुनावी आगाज यहाँ पर कर दिया गया है कि 12 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक सभी जो 95 ब्लॉक है उत्तराखंड प्रदेश के उनमें एक जन सम्मेलन किया जाएगा और उसके आधार पर अपनी मजबूती देखी जाएगी कि जनता उनको कितना समर्थन देती है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में सीधे तौर पर चुनावी बिगुल फूंक चुका है और सभी जो राजनीतिक दल है की भी बात निकल कर सामने आ रही है। अजीत, बिल्कुल, अब 23 अगस्त को उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र होना है, तो ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी की है। सत्ताधारी दल भाजपा जहां सदन के भीतर जवाब देने को तैयार है, तो विपक्षी दलों की बात की जाए वो सड़क से लेकर सदन तक घेरने का मन बना चुके हैं। कांग्रेस की बात हो, चाहे यूकेडी की, चाहे आम आदमी पार्टी की। तो कुल मिलाकर सत्र की जो बात होगी वो धमाकेदार होगी और जिस तरह से तमाम दल ऐलान कर रहे हैं कि वो सरकार को किसी भी सूरत में छोड़ने के मूड में नहीं है। यानी कि काफी ज्यादा हंगामेदार सत्र इस बार होने वाला है और देखना होगा कि सरकार कैसे विपक्षी दलों से निपटती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बनी रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।